Hello and welcome to UPSC Hindi. This is a detailed or we can say that strategy video या फिर ये कह सकते हैं कि एक समझ वाला वीडियो है। आर ओ प्रीलिम्स के एग्जाम में और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चंस का नेचर किस तरीके से चेंज हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम वो पैटर्न समझने का प्रयास कर रहे हैं। और 27 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है आर ओ का, उसके लिए टॉपिक्स को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या पैटर्न है और हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसके सबसे पहले साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिर ज्योग्राफी के डिस्कस किए, फिर उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे कि 11 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या नेचर रहा उनका, क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो ज्योग्राफी का जब हमने डिस्कस किया, अगर आपने वीडियो देखा हो और अगर आपने साइंस का वीडियो देखा हो तो वहां से दो चीजें क्लियर हो गई कि टॉपिक्स भी हमने साथ में देखे थे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जस्ट इसके पिछले वाली क्लास अगर आप देखो जो कि मैंने डिस्कस करी है हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेके कि पीसीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस का क्या नेचर है, प्रीलिम्स में और आरओ में क्या नेचर है, उसमें टॉपिक्स मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपिक्स क्लियर रहते हैं कि हमारे लिए एंशिएंट इंडिया है, मिडिवल है, मॉडर्न है। और वो अवनीश सर यूट्यूब पे करा ही रहे हैं और एक डिटेल क्लास आने वाली है ही बहुत जल्द, तो उसमें सारी चीजें ऑलरेडी कवर ही हो जाएंगी। हिस्ट्री के टॉपिक्स ज्यादातर लोगों के पास क्लियर फॉर्म में रहते हैं, इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं एक जगह पे, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया, सारे टॉपिक्स डिस्कस किए और इस चीज पे फोकस किया कि जो भी क्वेश्चंस आप करें, ध्यान से सुनना, जो भी क्वेश्चंस आप करें वो इस नेचर के हों, स्टेटमेंट वाइज है कि मैच द कॉलम में है या डायरेक्ट ऑर्डर में लगाने के लिए बोल रहा है या एनालिसिस पे बात कर रहा है या ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है किसी भी पॉलिसी का या किसी भी चीज का या किसी चीज का इंपैक्ट पूछा जा रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से डीप में डिस्कस किए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लो, क्योंकि उस वीडियो के बेस पे ये वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं उस वीडियो के बेस पे ये बन रहा है। हालांकि यहां पे मैं सारी चीजें बताऊंगा, एक एक स्टेप जो वहां पे बताया वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगा। सिर्फ ये रहेगा कि थोड़ा सा मैं टेंडेंसी इस तरफ रखूंगा कि शायद वो आप देख के आए हो तो चीजें ज्यादा आप समझ पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने फिर कहा क्या हम, जब मैं बोलता हूं कि मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए तो क्या मैंने वहां पे आपके साथ आंसर भी डिस्कस किया? नहीं, मैंने इसका रीजन आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि एक टॉपिक आप एंशिएंट इंडिया का देख रहे थे, एक मिडिवल का देख रहे हो, एक मॉडर्न का देख रहे हो, एक आर्ट एंड कल्चर का देख रहे हो, फिर एक आधा क्वेश्चन आप मॉडर्न एंड एंशिएंट का देख रहे हो। तो बहुत कम टॉपिक्स अभी आपके सामने आए हैं, इसीलिए मैंने कहा आपके सामने टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन पैटर्न सेम है। आप देख रहे हो स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे थे, आपने देखा एजर्सन रीजन वाले सवाल आ रहे थे, आपने देखा कि ऑर्डर में लगाने के लिए बोल रहा था, आपने देखा कि मैच द फॉलोइंग में पूछ रहा है आपसे और उसमें भी पूछ रहा है कि कितने सही है, बुक और ऑथर में पूछ रहा है, डांस एंड स्टेट में पूछ रहा है, चित्रकारी और स्टेट में पूछ रहा है। तो वहां पे हम लोगों ने पैटर्न देखने का प्रयास किया और सेम चीज यहां पे भी देखेंगे कि हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके का है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और हम जब पॉलिटी की तैयारी करें अगले 10-15 दिन, जो भी हमारे पास समय है, जो भी हमने अपना टाइम डिवाइड कर रखा है अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, उनको हम किस तरीके से तैयार करें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम टॉपिक्स पे आते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस क्लास को करने के बाद आपके मन में ये डाउट नहीं रह जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे। क्लियर? चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन कैसा है? कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, यानी एक चीज तो यहां से समझ में आ गई कि सर क्वेश्चन कैसा आया है, स्टेटमेंट वाला। क्लियर? राइट। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना, मैं ऐसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी सही। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। दिस आर द स्टेटमेंट्स। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया, पहली चीज ध्यान रखोगे, क्या उसने डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट पे फोकस किया? यस किया। क्यों किया? वो पूछ रहा है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। स्टेटमेंट में उसने ये लिखा है, इंफोर्सेबल है या नहीं। अब मैं उस पर नहीं जा रहा कि ये डीपीएसपी इंफोर्सेबल है या नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि अगर हमें डीपीएसपी के बारे में इंफॉर्मेशन है
कि अगर हमने डीपीएसपी जैसा टॉपिक डीप में पढ़ा है तो क्या ये सवाल कर पाने की हम स्थिति में हैं, होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस अब आपके नेचर में आ चुके हैं, तैयारी आपकी थोड़ा सा डीप लेवल पे अब होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पॉलिटी का कौन सा है और किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अच्छा, हालांकि ये जो आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देख लो, यहां से ये भी समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी का वेटेज कितना है। क्लियर? अब जैसे यहां पे देखो, एक साइड उसने आर्टिकल्स लिखे और उस आर्टिकल में क्या प्रावधान दिया गया, यानी एक साइड उसने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स एंड प्रोविजन, अनुच्छेद और प्रावधान। क्लियर? एक बार आर्टिकल 124 की बात करी, आर्टिकल 136 की बात करी, आर्टिकल 143 एंड आर्टिकल 132 सॉरी। ठीक, मैं कह रहा हूं क्या उसने क्वेश्चंस में आपसे सिर्फ आर्टिकल 132 के बारे में सवाल किया? नहीं। क्या उसने सिर्फ 143 पे सवाल किया? नहीं। क्या उसने सिर्फ 136 पूछा? नहीं। क्या उसने सिर्फ 124 पूछा? नहीं। उसने एक ही सवाल में 4 आर्टिकल्स आपसे पूछे और चारों की नॉलेज उसने टेस्ट कर ली। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, राइट? अब यानी कि लेकिन यहां पे इस सवाल में आपकी नॉलेज डीप लेवल पे टेस्ट हुई या नहीं हुई, राइट? अब देखो यहां पे हम ये कह सकते हैं, एक तो सवाल क्वेश्चन एक ही है लेकिन नॉलेज डीप लेवल पे टेस्ट हुई है, लेकिन कैसे हुई है? एक ही सवाल में उसने कई क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? तो यानी कि हमें आर्टिकल्स पे फोकस करना है। पहली चीज, पॉलिटी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें आर्टिकल्स पे फोकस करना है, राइट? आर्टिकल्स पे फोकस करते वक्त ये चीज का भी ध्यान रखना है कि हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने हैं वो एक ही आर्टिकल्स पे नहीं आना जल्दी, कई आर्टिकल्स एक साथ पूछेगा। हो सकता है वो मैच द कॉलम में दे दे, हो सकता है उस आर्टिकल का एनालिसिस पूछ ले, या हो सकता है उस आर्टिकल के स्टेटमेंट को दे दे, या फिर वो इस तरीके से पूछ सकता है कि आर्टिकल 143 या 132 या 124 या 136, या फिर आर्टिकल का वो आर्टिकल 19 दे दे। आर्टिकल 19 में जितने भी प्रोविजंस हैं उनको एक ऑर्डर में लिखे 1 2 3 ऐसे करके, और पूछे इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब आपको ये चीज तो समझ आ गई कि हमें पॉलिटी के आर्टिकल्स किस तरीके से पढ़ने हैं, पहली चीज क्लियर। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी कि हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे फोकस रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले आए हैं। हमने ज्योग्राफी में भी देखा है, साइंस में भी देखा है, हिस्ट्री में भी देख चुके हैं और आज पॉलिटी में भी देख रहे हैं। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और देखते हैं पॉलिटी का, वहां से भी कुछ चीजें क्लियर होंगी हमारे लिए। बहुत ध्यान से समझेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस में, क्योंकि डिफरेंट टाइप से पूछे जा रहे हैं और कितने पूछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ जाएगा। आप अगर ध्यान से देखो तो ये योजनाओं पे सवाल है, तो योजनाओं पे भी डिस्कशन नहीं, योजनाओं का अलग से वीडियो बनाएंगे हम, तो उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि पॉलिटी के बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए थे लेकिन पूछे तो गए ही थे, तो कहीं ना कहीं पढ़ना तो जरूरी है ही हमारे लिए। फिर से सेम सवाल, सिर्फ आर्टिकल नंबर्स चेंज हो गए हैं। वहां पे 124 132 इन पे बात हो रही थी, यहाँ पे 26 40 98 एंड 239 पे डिस्कशन किया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आर्टिकल्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन जरूर हो कि उस आर्टिकल में किस प्रोविजन के बारे में बात की गई है। सेम सवाल देखो, सवाल सेम है या नहीं है? ओके। नॉलेज डीप टेस्ट की गई। ओके। हमें अगर आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो क्या हम ऊपर ऊपर से पढ़ के समझ सकते हैं? कर सकते हैं। हम इन सवालों को, आर्टिकल्स को ऊपर ऊपर पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे, आर्टिकल्स के अंदर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे कि कल को वो अगर सवाल ऐसे दे दे, फॉर एग्जांपल कल को वो आर्टिकल, जैसे मैंने अभी बताया, कल को वो आर्टिकल 19 दे और उसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो एक लाइन में आपसे ABCD करके दे दे और वहां पे 4 ऑप्शंस आपको दे और बोले इनमें से कौन सा सही, कोई एक गलत कर दे या पूछ ले इनमें से कितने सही हैं। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? पूछ सकता है इनमें से कितने सही हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि जब हम लोग एनसीईआरटी के बैच पढ़ते हैं तो वहां पे जो एनसीईआरटी का यूपीएससी हिंदी के बैच, वहां पे ये चीजें बहुत डीप में कवर कराई गई हैं। अगर आप प्री टाइम बैच को ज्वाइन करते हो जो यूपीएससी का, वहां पे ये सारी चीजें कवर कराई गई हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो आप ध्रुव बैच ज्वाइन करो, सृजन को ज्वाइन करो, लेवल ही अलग है उसके डिस्कशन में। अगर आप कभी पूछोगे मुझसे तो मैं इतना कह सकता हूं कि उस लेवल की तैयारी कराई जाती है मेंस की वहां पे।
कि एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आप टैकल करने की स्थिति में हो। मान लो अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बहुत कम है, फिर भी आप लिख पाने की स्थिति में होगा कि लिखना कैसे है, एग्जाम के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, आपको अपने पास एग्जांपल्स कैसे तैयार रखने हैं, इंट्रोडक्शन कैसे तैयार रखने हैं, कंक्लूजन कैसे तैयार रखना है, इन सब पे बहुत डीप में वहां चर्चा की जाती है सृजन बैच में, ध्रुव बैच में। सृजन में तो डायरेक्ट आपको हर महीने 30 से 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, टॉपिक्स की, उनकी कॉपियां चेक होती हैं, आपकी लिखने का तरीका क्या है, आपको प्रॉपर एक गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक अप्रोच है कहीं ना कहीं, हालांकि अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। ये बाताना इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आने लगते हैं, सब ध्रुव का बता दीजिए, सज्जन का बता दीजिए, तो मैं कहता हूं आप टेलीग्राम पे डिस्कस कर लो, लेकिन मैं वीडियो में 1 मिनट अगर आपको बता देता हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी समझना जरूरी हमें प्रीलिम्स के लिए है, तो अगर हम आर्टिकल 19 पे इस तरीके से सवाल आएगा तो क्या हम कर पाने की स्थिति में होंगे अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी? बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल्स पे फोकस करना जरूरी हो चुका है। स्टेटमेंट पे सवाल आपने देखा, आपने आर्टिकल्स पे सवाल देखा, और वो भी आर्टिकल्स में एक नहीं, एक साथ 3-3 4-4 आर्टिकल्स आपसे पूछे जा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी का कौन सा पूछा गया था और किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? डायरेक्ट सवाल है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, मैं कह सकता हूं डायरेक्ट सवाल, कोई बहुत डीप सवाल नहीं है पहली चीज तो, लेकिन डायरेक्ट सवाल यह है कि हाँ, अगर हमें पता है 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, कौन से वो राज्य हैं जिनमें जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की जाती है 6ठी अनुसूची में, आसानी से सवाल कर सकते थे। क्लियर? तो यानी कि हमें अनुसूचियों के बारे में भी जानकारी या एक सरसरी निगाह से हमें पढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर अब मैं आपको एक चीज और नोटिस कराता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, मिजोरम। असम तो सब में कॉमन दिख रहा है आपको, क्लियर? मिजोरम सब में कॉमन दिख रहा है, हेलो, मिजोरम सब में कॉमन दिख रहा है आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन इजी था कि आप 2 स्टेट तो डायरेक्ट देख लेंगे कि सर ये 2 तो रहने वाले हैं, और अगर आपको नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय में से कोई पता तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लीजिएगा। हालांकि मैं भी इसके क्वेश्चन के आंसर पे नहीं जा रहा, आपको आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा है परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आपको अपने पढ़ने के तरीके में क्या चेंज लेके आना है वो आप देख रहे हैं। क्लियर? यानी स्टेटमेंट पे सवाल देख रहे हो, ऑर्डर पे सवाल देख रहे हो, आर्टिकल्स एक एक साथ कई पूछे जा रहे हैं, और अनुसूचियों पे भी सवाल देख रहे हो, और डीप नॉलेज आपकी टेस्ट की जा रही है, ठीक ठाक नॉलेज। क्लियर? आगे देखो, फिर से अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कैसा सवाल आ गया आपके सामने? स्टेटमेंट वाला सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। स्टेटमेंट सही होंगे या तो गलत? राइट, ओके। समझना क्या जरूरी है कि आपसे एक बार वो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है कि 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं, फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में किस फॉर्म में सवाल पूछा उसने, डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में उसने सवाल पूछा, राइट? अच्छा, स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल पूछा तो आपकी पढ़ने के तरीके में क्या परिवर्तन आना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस आर्टिकल्स में किस तरीके की बारे में बात की गई है, किस अनुसूची में किस तरीके से बात की गई है, और किसका क्या काम है। जैसे प्रेसिडेंट है, क्या वो अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकता है या नहीं? तो यानी कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो उनके कार्यों को भी हमें नजर डालनी पड़ेगी। क्लियर हुआ है पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हमें कहीं ना कहीं, यानी अगर हम प्रेसिडेंट फॉर एग्जांपल, चलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप ये तो चलिए प्रेसिडेंट पे सवाल था, तो हमें उनके वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनकी पावर्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल आप देखो, मैं दिखाता हूं आपको, एक सवाल है पॉलिटी का,
वेट, पॉलिटी के बहुत सवाल नहीं आए, लेकिन जो आए हैं वो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। एक सवाल और था, मुझे ये याद है, मैं देख रहा हूं। जैसे लेखांकन व्यवसाय की एक भाषा है, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल है, कई बार ये लगता है कि आप पॉलिटी में इसको ले जाओ, देखो कई बच्चों के डाउट्स के, इसलिए मैं सिंपल रख रहा हूं अभी। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, ये देखो जो डायरेक्ट आपको लग रहे हैं पॉलिटी से। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सवाल है, वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं। फिर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, है ना, अब देखो इन पे सवाल किस तरीके से आ रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा है, उनके अधिकारों के बारे में आपसे बात की जा रही है। क्लियर हुआ? उनके अधिकार कौन कौन से हैं, उनको शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं, जैसे यहां पे प्रधानमंत्री की शक्ति की बात कर दी। क्लियर? लेकिन सवाल कैसा है यहां पे, स्टेटमेंट, हमें कहीं ना कहीं ये चीज भी समझना जरूरी है कि स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों की पूछे जाने की टेंडेंसी कंटिन्यूसली बढ़ भी रही है। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एक अप्रोच ये भी देखना है हमें कहीं ना कहीं कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जैसे कई बच्चों के डाउट होंगे, सर आप 20-20 मिनट की, 40-40 मिनट की क्लासेस ले रहे हो। रियलिटी में डाउट हो सकता है कि सर 20-20 मिनट, 40-40 मिनट की आप क्लास ले रहे हो, आपने क्वेश्चंस भी दिखाए लेकिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताए, सिर्फ क्वेश्चंस बता दिए स्टेटमेंट। मैं कह रहा हूं कई बच्चों को यही नहीं पता है कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है और पढ़ना कैसे। आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं, क्या आप सिर्फ आर्टिकल रट के चले जाओगे? नहीं, आर्टिकल 34 में क्या लिखा है वो भी देखो, और आर्टिकल 34 का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी देखना पड़ेगा आपको। आर्टिकल 19 में लिखा क्या गया है वो देखो सबसे पहले, कि डायरेक्ट आर्टिकल 19 किस बारे में बात करता है, फिर आर्टिकल 19 का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया है, और उसकी एक आधे प्रोविजन आपको पता होने चाहिए कि अगर वो स्टेटमेंट में एक साथ पूछ ले, क्वेश्चंस गलत की संभावना आपकी 0 होनी चाहिए फिर, क्योंकि अगर वहां पे क्वेश्चंस गलत होते हैं फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई। राइट, एक सेकंड रुकिए, वेट 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 वेट, हुआ कुछ नहीं था, थोड़ा सा लैग था और लाइट चली गई थी, तो यहां से मेरा लैपटॉप चार्जिंग में लगा हुआ था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, प्रॉपर जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि आपकी जो स्टडी हो वो रीडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। हर टॉपिक के बारे में एक बार इंफॉर्मेशन हो, प्रैक्टिस, मैंने बार बार बोला है, पिछली क्लासेस में भी बोला, आज भी बोलेंगे, प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। और अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दुविधा में रहोगे कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए यूपीएससी हिंदी की, जो अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की और आरओ की टेस्ट सीरीज देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो मैं आपको बता देता हूं, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो पैटर्न यूपीपीसीएस इस बार से 2 बार से फॉलो कर रहा है, उसको ध्यान में रख के सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, हर एक क्वेश्चंस की अप्रोच फॉलो की गई है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं 1 सेकंड के लिए इस चीज को रिपीट कर रहा हूं फिर से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं यूपी पीसीएस और यूपी, मैं बात क्लियर है ना, मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि प्रैक्टिस बहुत बच्चे नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सब कुछ पढ़ लेंगे और एग्जाम के टाइम पे एकदम 0 बटा सन्नाटा। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं करी होती, क्वेश्चंस का नेचर ही नहीं पता क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे। 11 फरवरी 2024 को आरओ के प्रीलिम्स के एग्जाम देखने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि आयोग ने अपने पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया है। इस चीज पे आपको फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आज हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस देखे थे, पॉलिटी के आज देखे, साइंस के देखे, और उसके बाद ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, वहां से चीज तो समझ आ चुकी है कि स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑर्डर में लगाने के लिए बात की जा रही है, अभिकथन और कारण वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, और यहां तक कि आपसे स्टेटमेंट में भी आपसे नॉलेज, एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एंड इंपैक्ट पूछा जा रहा है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं तो आपको अपने पढ़ाई के पैटर्न में भी चेंज करना पड़ेगा, साथ ही प्रैक्टिस के पैटर्न में भी चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी हिंदी में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और आरओ की जो टेस्ट सीरीज निकाली गई है, वो इन 2 एग्जामों को, इन 2 से 3-4 एग्जामों को जो आयोग ने अभी जल्दी से कराए हैं,
उनके ट्रेंड और पैटर्न को देखते हुए वो सारे क्वेश्चंस उसमें डिटेल में डिजाइन किए गए हैं, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, सारे क्वेश्चंस का पैटर्न उसी तरीके से रखा गया है जो आयोग फॉलो कर रहा है। हालांकि ये चीज समझाना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम। क्वेश्चंस का नेचर बहुत डिफरेंट हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है सबसे पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पैटर्न पे फोकस करना जरूरी है। जैसे सवाल देखो क्या कह रहा है, अभिकथन कारण पे फिर से सवाल आ चुका है, देख लो। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। क्लियर? यानी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की ये इंफॉर्मेशन हमको है तो कर पाएंगे। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। स्टेटमेंट वाला सवाल है, अगर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है तो कर पाने की स्थिति में है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? यानी यहां से ये तो समझ में आ गया सवाल कैसा है, स्टेटमेंट वाला। क्लियर हुआ? यहां से स्टेटमेंट वाला सवाल है और आपसे कहीं ना कहीं इसने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी देख ली कि भारत के राष्ट्रपति को राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। कई बार ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है क्यों कहा जाता है, उसका ऑप्शन दे दिया तो फिर नॉलेज अच्छी खासी टेस्ट होती है। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन सा है हमारा, पॉलिटी का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? हेलो, अगर आपने प्रियम्बल ही ढंग से नहीं पढ़ा, मैं कह रहा हूं अगर आपने प्रियम्बल ही ढंग से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हो? फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। ऑर्डर में बात कर दी सीधे, जो ये प्रियम्बल में लिखा गया उसके ऑर्डर की बात कर दी। भैया सही क्रम में कैसे लिखा गया है ये बता दो हमको। क्लियर हुआ है पॉइंट? इस तरीके से भी आपको इस नेचर पे फोकस रखना जरूरी है, और प्रियम्बल पे तो खास तौर पे। यही नहीं, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन के तहत प्रियम्बल में प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए, इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इन चीजों के लिए भी आप तैयार रहेंगे, मैं फिर कह रहा हूं। तो डिटेल में आपकी तैयारी पूछी जाने लगी है इन क्वेश्चंस का नेचर से, ये तो समझ में आ रहा है। अगर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, देखते हैं क्या है, वहां से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें तो क्लियर हो ही जाएंगी। कौन से कथन गलत है? मौलिक अधिकार पे संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। यानी मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, सवाल पूछ लिया गया। अनुच्छेद 21 के संदर्भ अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। कॉन्सेप्चुअल सवाल, आर्टिकल 21 में राइट टू डाई का अधिकार है या नहीं? राइट टू लाइफ का तो है, मरने का है या नहीं? कॉन्सेप्चुअल सवाल है। रटने पे अलग चीज है, अगर आप रट के आए हो तो कर सकते हो कि हाँ भैया था या नहीं था, बस। कल को दूसरी चीज पूछ लिया, राइट टू फूड का है या नहीं है? राइट टू लाइफ में राइट टू फूड का है या नहीं? राइट टू एजुकेशन का है या नहीं है? राइट टू इन्वायरमेंट, क्लियर इन्वायरमेंट का है या नहीं है? इस तरीके से सवाल, क्योंकि ये कब कर पाओगे? जब आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज, इंफॉर्मेशन डिटेल में होगी। तो डीप में पढ़ना है, ये तो समझ में आ रहा है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, कॉन्सेप्ट ये भी है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस एक चीज नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। देखो एक छोटी है कि एक स्टेटमेंट पढ़ लिया कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता, एक ये पॉइंट है। पढ़ के आगे जिन बच्चों ने पढ़ा उनको पता कि भैया ये तो फैक्ट है, नॉलेज है। मैं कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है, ये एनालिसिस वाला सवाल है, इसको डीप में समझना पड़ता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं उनके बेस पे फंडामेंटल राइट्स पे चेंज नहीं, कभी बोला है चेंज किया जा सकता है, फिर बोला नहीं किया जा सकता, फिर बोला नहीं कर सकते, फिर उसको बेसिक स्ट्रक्चर में लेके आ गए। ये एक प्रोसेस है, और जब ये प्रोसेस पढ़ते हैं तब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती, फिर डाउट नहीं रहता कोई, फिर किसी भी तरीके का सवाल है उसको करने की स्थिति में होंगे। यानी ये सवाल भी हमारी एक डीप नॉलेज टेस्ट कर रहा है। पहली चीज तो बोलो, इस सवाल में आपसे डीप नॉलेज टेस्ट की गई, राइट। क्या ये स्टेटमेंट वाला सवाल है, राइट। क्या हमें इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस के लिए, मैं कह रहा हूं आप चाहे जहां से करो प्रैक्टिस करो, मैं कह रहा हूं करो, प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप चाहे जहां से प्रैक्टिस करो करिए, आप प्रैक्टिस करना जरूरी है। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जितना पढ़ो उसका रिवीजन प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लियर हुआ है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हालांकि जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो आपके कहीं ना कहीं मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, इसलिए मैंने अपना गला फाड़ा, मेरे फेफड़े बाहर आ गए हैं समझाते समझाते कि पैटर्न चेंज हो चुका है,
सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखाए हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी दिखाने का प्रयास किया कि क्वेश्चंस का नेचर भी चेंज हो रहा है, पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और डिटेल में इंफॉर्मेशन आपसे चेक की जा रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर के बेस के सवाल भी इस तरीके से पूछे जाने लगे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि आई थिंक सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। हाँ, आई थिंक दिखा दिए सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस एक प्रकार से। पंचायती राज पे एक सवाल है। हाँ, पंचायती राज पे सवाल पूछ लिया गया कि पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से संगठित होते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायती राज हम जब पढ़ते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट का सवाल है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि कैसे क्या प्रोसेस है उसका। कल को प्रोसेस पूछ लेता। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु की बात कर दी, बेसिक इंफॉर्मेशन। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, कौन सा सही है ये पूछा गया है। और हालांकि चलो ये बात है कि इसमें से एक ही सही होगा, क्योंकि डायरेक्ट कह दिया कौन सा कथन सही है ना। लेकिन समझना जरूरी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें अपनी नॉलेज लेवल को एक स्तर पे लेके आने की जरूरत है। इसलिए हालांकि मैं जरूर ये कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और जो भी आपके सोर्सेज हैं आप प्रैक्टिस प्लीज करते रहिए। फिलहाल के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डिस्कशन के साथ, और फिर बहुत जल्द मैराथन क्लासेस के साथ भी हम प्रेजेंट होंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, इस वीडियो से आपने जो सीखा बस कमेंट कर दो कि सर आपने क्या सीखा। बस आप इतना बता दो कि मैंने ये सीखा कि हमें स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, नॉलेज डीप में टेस्ट की जाती, हल्की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। यही चीज मैं दिखाना भी चाहता था। अगर आप ये समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।